बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त सियासी मैदान एक बार फिर गर्मा गर्मी की लपेट में है और पाकिस्तान की मईशत जबू हाली का शिकार फुल सर्दी में और ठंड में पड़ी हुई है। इस ठंड से निकालने के लिए पाकिस्तान की मईशत को कौन आगे आएगा, कौन इसका पाकिस्तान को बेसिकली पाकिस्तान का कौन सोचेगा। इस वक्त सियासी मैदानों में सिर्फ जाती लड़ाइयां लड़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और पाकिस्तान की मईशत के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है। अगर बात की जाए पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन की, जिस तरह से हम पिछले अपने प्रोग्राम्स में काफी तवातर से बात करते चले आ रहे हैं, मैं पिछले 9.5-10 साल का अगर जिक्र करूं, 2015 से लेके आज दिन तक पाकिस्तान से वो स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग तकरीबन 62.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के दयारे वतन जाके अपना बसेरा कर चुके हैं। लेकिन इस पाकिस्तान का पुरसाने हाल कौन होगा, पाकिस्तान की बात कब कहां कैसे सुनी जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का, और महंगाई के साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब के सब रोती हुई दिखाई देती है कि इतनी महंगी बिजली, जो कि मेजर कंपोनेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, खास करके स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रही है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान की लेबर को अप्रॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 40% से ज्यादा अकोमोडेट करती है। अगर इसकी बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो उनकी कौन सुनेगा, या बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर वो इसी तरह से महंगी बिजली खरीदते रहे तो शायद लोकल इंडस्ट्रीज जो कि हमारी ऑलरेडी तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है, उसका कोई भी सद्देबाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी इस वक्त की मार्केट जो है, जिसकी पाकिस्तान की मईशत की जो हम बात करते हैं, इसमें 90% से ज्यादा हमारी जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर हम इंपोर्ट इतनी ज्यादा करेंगे और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो नहीं होगी, तो यकीनन हम इसी तरह से ट्रेड डेफिसिट के अंदर फंसते चले जाएंगे। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर ज़राई मुल्क है और ज़राअत 24% अपनी जीडीपी का रोल प्ले करती है, लेकिन इसी के साथ साथ टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो 8.5% से ज्यादा का रोल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आपकी जीडीपी के अंदर होता है। आज हम इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो आईपीपीज हैं, जिसके गवर्नमेंट के साथ इतने महंगे एग्रीमेंट हुए हुए हैं, जो कि हमारी इस वक्त की जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनकी जो सलाहियत है उससे डबल के एग्रीमेंट हमारे इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट जो है इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर वो भी डॉलर्स के अंदर पे करने पे मजबूर हैं। ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये किन लोगों ने किए, क्यों किए, इसके पीछे क्या मफाद वाबस्ता हो सकते हैं, और इन जो भी मफाद इसके पीछे वाबस्ता है उससे अवाम को कितना नुकसान हो रहा है। एक यूनिट अगर हमें आज पाकिस्तान में 10 रुपए का इस वक्त जनरेट होकर पड़ता है, तो हम 20 से 25 रुपए का वही यूनिट, यानी कि डबल कीमत में, मैंने एक फर्जी कीमत की बात की है, डबल से भी ज्यादा महंगी कीमत में लेने के लिए तैयार है। तैयार क्या है, मतलब मजबूर है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए एक्सपोर्ट की, जब हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी, जीडीपी में एक्सपोर्ट का रोल ज्यादा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी तरह से अपने आप को आईएमएफ के चंगल से आजाद नहीं करा सकेंगे। अब अगर हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा होगी, जिस मेजर कंपोनेंट की मैंने बात की बिजली की, उसकी इतनी महंगी प्राइस के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से जिस मंडी में अप्रोच करेंगे, क्या हम मार्केट में दुनिया के लोगों को compete कर पाएंगे या नहीं। रहती कसर जो इस वक्त की है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर और बाकी की चीजें जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरे एशिया और पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में लिए हुए हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन आज हम कोशिश ज्यादा करेंगे ऑल्टरनेटिव एनर्जी और इसके साथ साथ आईपीपीज की उन प्राइसेस को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसकी मैंने बेसिक बात की है, किन किन क्राइसिस का शिकार है और उनके लिए क्या मुश्किलात हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो स्पेशली इस इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंटल एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जनाब नुमान सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। नुमान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नुमान साहब मेरे साथ आज दूसरे गेस्ट जो हैं वो एप्टमा के चेयरमैन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जनाब आसिफ इनाम साहब, जो कि वीडियो लिंक के ऊपर हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
सर मैं थोड़ा सा लिवरेज दूंगा नुमान सहगल साहब को, वो इस वक्त मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनसे स्टार्ट लूंगा। नुमान साहब, जिस तरह से मैंने तमहीद बांधने की अपने इंट्रो में बात की कि इस वक्त पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली हम खरीद रहे हैं, इन जिन क्राइसिस की मैंने बात की, तमाम लोग समझते हैं हमारे पास डॉलर्स का फुकदान है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, एलसीज खुल नहीं रही, इंपोर्ट बेस्ड टोटली हमारी इकोनॉमी हो चुकी है, मैशत हमारी जो है, इंडस्ट्रीज को अगर हम कुछ भी मराहत नहीं देंगे या सब्सिडाइज नहीं करेंगे या उनको कम से कम कुछ इस तरह की बिजली के जो हमारे आईपीपी के, जिसके आगे चल के हम बात करेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस में है इससे कैसे निकला जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इसमें सिद्दीक सर साहब ने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें अपने लोगों तक। देखें, इसमें एक ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मगर इसके लिए कोशिश सबको करनी पड़ेगी और इसमें मेरिट के ऊपर आके हमें देखना पड़ेगा। अब अगर इंडिविजुअली कुछ चंद लोगों के पास अगर चीज़ें होंगी, चाहे वो आईपीपीज़ हों या जो भी चीज़ें, एक तो वही फ्लॉरिश करते हैं। आप देखिए कि मैं अगर वहाँ भी मेरिट हो और देखा जाए कि जी लोगों को चांस दिया जाए तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मगर एक आदमी, हम सॉरी टू से, जिसने बैंक खरीदा है, उसी ने आईपीपी खरीदा है, उसने सब खरीदा, तो हम चंद नाम देखते हैं और फिर हमें बड़ा शक व शुबात में हम पड़ जाते हैं। फिर हमारी इकॉनमी की तरफ हम जाते हैं पाकिस्तान की, तो इकॉनमी में जो मसले मसाइल, हर चीज़ डंडे से ठीक नहीं होती कि हमने डंडा उठा लिया, सख्ती शुरू कर दी, हमने कहा जी जो टैक्स नहीं देता, जो बेचारा 20,000 रुपये तनख्वाह जिसकी है उसके ऊपर टैक्स लगा, वो नहीं देता, तो फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन होता है। और वो तो पतली कर देना, फौरन काबू में आ जाती है। जी, तो उसमें ये, और फैसिलिटीज़ की जहाँ हम बात करें तो फैसिलिटेट हम नहीं कर पाते अपनी आवाम को। इसी तरीके से बिजली की आपने बात की, बिजली के हवाले से हमने भी कोशिशें की थी अपने ज़माने में कि भाई हम जो है सोलर पे और विंड टरबाइन पे हम करें, तो वो देखने में ये आया कि एक आम आदमी आज भी सोलर नहीं लगा सकता। आज भी जो है उसका पैकेज इतना महंगा है। मैंने 1.5 किलोवाट और 1 किलोवाट की बात की थी वे बैक 20 साल पहले कि जी आम आदमी के लिए 80 गज के घर में जो है एक आदमी अफोर्ड कर सके, ठीक है, पर किलोवाट। तो ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, जिस पे मैं उसी तरफ आऊँगा कि आपने फरमाया कि जी जो हमारी पॉलिसी और जो मसाइल हैं उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है या ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उसमें यही है, एक तो हम सब लोग मिलके, एक तो जो है ना हर एक का इंटरेस्ट एज अ पाकिस्तानी, हम ये देखें कि जो आदमी, एक आम आदमी है, उसकी भी नीड उतनी है बिजली की, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, जितनी एक खास आदमी की है। खास से मतलब घरेलू सार्फिन के लिए तो एक है ही है, लेकिन इंडस्ट्रीज अगर देखें ओवरऑल बिजनेस नहीं चलेगा, इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा तो यकीनन वो मुश्किल हो जाएगा। मैं आसिफ इनाम साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगा। आसिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। नुमान साहब ने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन किया, आप क्या समझते हैं, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त महंगी बिजली से कितनी मुतासर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब, इसके अंदर जो है वो कई मसले एक साथ कंबाइन हो गए। एक तो पहला मसला ये है कि बिजली महंगी बहुत ली गई है। जैसे आपने देखा कि 4 सेंट के बिजली घर विंड के लगे 4-4-3 के, वही आज से मतलब उस टेंडर से चंद साल पहले 18 सेंट के लगे। सोलर इस मुल्क में एज एक्सपेंसिव एज 31 सेंट का लगा हुआ है, जो 100 रुपए का है, जबकि आज मेरे ख्याल में हमारे पास ही 15-16 रुपए का सोलर आज अवेलेबल है। बारिंग दैट, सोने पे सुहागा, उसके ऊपर ये हुआ कि हमारे पास सिस्टम है 22,000 मेगावाट। इस वक्त 42,000 के हम फिक्स चार्जेस दे रहे हैं जो ऑपरेशनल है। फिर उसके बाद 17,000 माशाल्लाह ऑन है जो पाइपलाइन में। होना ये था कि ये हुकूमत का काम था कि वो जो डेवलपमेंट फंड है जिसपे 10-15 साल में कोई 30 ट्रिलियन खर्च किए गए मुख्तलिफ सूबों में, और उससे अगर डैम बन गए होते, विंड पावर लग गए होते, तो ये आज मुल्क में 2 सेंट की बिजली होती, किसी को कोई मसला नहीं होता, इंडस्ट्रियलाइज हो गए होते। हमारे मुल्क की कंजम्पशन 1-1.5 लाख मेगावाट होती और लोहे से लेकर हर चीज़ का काम हो रहा होता इस मुल्क में। प्रॉब्लम ये है कि अब सारा कुछ करके ये कॉस्टें डाल के ये 15 सेंट है, एंड इट विल कीप ऑन राइजिंग, क्योंकि 15 सेंट होने की वजह से इसकी कंजम्पशन गिर रही है। जून टू जून हमारा बिजली की कंजम्पशन का ये हाल है कि वो जून टू जून -18 हुई है लास्ट ईयर जून से। उससे पिछले जून से जाएंगे तो और कमी है। तो हमारा न्यूमिनेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट अब इसका आना शुरू हो गया। सेम इज इन गैस। तो गैस पे भी जो है इस वक्त जो पावर जनरेशन का सेक्टर है वो स्पेशली टेक्सटाइल हो या कोई और हो, वो इंडस्ट्री 100 बिलियन की क्रॉस सब्सिडी दे रहा है। हमारा जो LNG का टैरिफ इस दफ़ा हुआ है
उसके अंदर 50 बिलियन की फर्टिलाइजर की क्रॉस सब्सिडी डाल दी। तो कभी भी ना तो टेक्सटाइल को ऐसी कोई सब्सिडी मिली। हाँ, हमें कुछ पीरियड ऐसे मिले हैं कि जहाँ जो गलतियां हैं जो हमारे से रिलेटेड नहीं है और वो गलतियां हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, उससे हमें छूट मिली। कभी पाकिस्तान में सब्सिडी या कोई और ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं रहा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है कि किसी ने बाहर से 15 साल में 1% आके टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कहीं आपने सुना कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया हो, उसने इस मुल्क के मराहतों का हिसाब लेते हुए गारमेंट का काम किया हो? जैसे बांग्लादेश भरा पड़ा है, वियतनाम भरा पड़ा है। वियतनाम में सिर्फ एक मुल्क का इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन है, एंड दैट्स नॉट चाइना। तो जहाँ पॉलिसीज हैं वहाँ इफेक्ट नजर आते हैं, जहाँ पॉलिसी नहीं है वहाँ आप देख लें। बाकी बातों में तो जो मर्जी कहते रहे कि जी मराहत है। दूसरे भी अच्छा सब इस वक्त जो एक हालात चीज है, आपको और बता दूं कि हम उन 3 कंट्रीज में दुनिया के वाहिद जिनका 10% से नीचे जीडीपी जो है वो एक्सपोर्ट है, और ये तकरीबन गाय बगाए होता रहता है। वो इसलिए कि हमारा पास मुल्क में कोई चीज सरप्लस और वायबल नहीं है कि जो सही तरीके से एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा असफ, इस वक्त के जो हालात है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री में बहुत सारी न्यूज़ ये फैलती हैं कि अगर मैं कुछ दिन पहले की कोई रिसर्च की बात करूं तो कोई 40,000 के करीब लूम्स जो है ना वो टेक्सटाइल गारमेंट की जो है ना वो बंद हो गई। तो यहाँ से क्या इन्वेस्टर पैसा लेके बाहर जाके कहीं दूसरे मुल्क में सेटल होने की कोशिश भी कर रहा है इस वजह से? देखिए, जो पावर लूम है ये इसके दौर आते रहते हैं। अभी चंद साल पहले जो है ये तकरीबन 4-5 लाख लूम लगी भी थी। तो अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये ज्यादातर लोकली बनती है, और जब बेचारे तंग होते हैं तो लोकली लोहे के। ये कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है, ये ज्यादातर लोग हैं जो खुद और उनकी फैमिली स्मॉल एसएमई के हिसाब से काम करते हैं, और जब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली साथ चल रही होती है। अब अगर नहीं होता तो वो लोहा ही खा लेते हैं वापस। अच्छा असद, जो मेन चीज है कि अगर आप इस वक्त एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट को compete कैसे करेंगे, जबकि आपका मेजर कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इतना महंगा, पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट को compete कैसे कर रहे हैं? जी, वो तो आपके सामने है ना कि हमारा तकरीबन 19.5 बिलियन जो है वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले जो एक्सपोर्ट पहुंच गई थी, मेरे ख्याल में साल 22 जो खत्म हुआ है वो 19.5 पे हुआ है। और जो प्रोजेक्शन हमारी 2 साल की थी, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ था तकरीबन 4-4.5 बिलियन डॉलर का, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारी 26 बिलियन एक्सपोर्ट हो जाएगी। जो ट्रेजेक्टरी भी यही थी, अगर आप उसकी ग्रोथ को प्लॉट करें तो आज हमें 26 पे होना था, जो हम 16 हो गए, एंड फिर इस साल 16.25 हो रहे हैं। तो देन वी आर सेइंग कि हम बढ़ गए, मगर एक्चुअली तो 30-40% इंडस्ट्री बंद हुई भी है। वो जितनी एक्सपेंशन हुई सबको मुल्क का पैसा जाया हो गया, लोगों का भी मुल्क का भी। तो असफ, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को ऐसे कौन से मेजर लेने पड़ेंगे? सिर्फ एक ऐसा मेजर सिर्फ और सिर्फ बिजली का आप समझते हैं कि महंगी होने की वजह से ये सारी क्राइसिस जो है ना वो इकट्ठे हो रही है, या और भी कोई ऐसे इसके ऊपर जो है ना वो अवामल है? देखिए, बाकी तो पाकिस्तान में फैक्टर तो तकरीबन मोर और लेस वही है। जो चीज 2 साल में चेंज हुई है वो बिजली हुई है। देखिए ना, 9 सेंट की बिजली जो है वो आज 16 सेंट 18 सेंट हो गई थी, अब घट के 15 सेंट हुई है फॉर इंडस्ट्री, विच इज 3 times देन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो स्पेशली उनका जो टेक्सटाइल में गुजरात है उसमें दे आर गिविंग 4 सेंट्स 5 सेंट्स का है, तो उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। जो हमारी जो गैस हम कंज्यूम कर रहे हैं डोमेस्टिक भी विद ब्लेंड, वो इंडिया की जो है वो एलएनजी के रेट से जो है वो ऊपर हो चुकी है, उसमें भी क्रॉस सब्सिडी डल गई है। तो वही तो नहीं है, ऐसे कोई हालात नजर आते। हाँ, ये बहुत आसान है। देखिए, आईपीपी में हुकूमत खुद सबसे बड़ी आईपीपी है, वो अपना मॉडल खत्म करे। और हुकूमत ने अगर लगाए हुए आईपीपी तो गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो उसके ऊपर उनके नफे लेने का कोई काम नहीं है। तो अच्छा असद, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। मैं आईपीपीज के ऊपर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट के आते हैं तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आसिफ इनाम साहब एप्टमा के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ नुमान सहगल साहब हैं। नुमान साहब, मैं आपकी तरफ चलूंगा। जिस तरह से आसिफ साहब ने बड़ा डिटेल के अंदर बताया उसका आईपीपीज का रोल, और बेसिकली उन्होंने उसकी तो वो भी डिटेल भी दे दी कि कितने सेंट पे हमें बिजली पड़ती है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो ब्रेन ड्रेन की मैंने स्पेशल बात की थी, हमारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है, खास करके स्पेशली एक सैलरीड तबका ऐसा था जिसके ऊपर टैक्सों की भरमार गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने और कर दिया, ये वो स्किल्ड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह से इंडस्ट्री भी अगर पाकिस्तान से मूव होना शुरू हो गई तो फिर पाकिस्तान का बनेगा क्या? तो ये जो थिंक टैंक बैठे हुए वो इस चीज को नहीं सोच रहे? सबसे पहले ये भी बहुत मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग और अच्छी आपने एक बात पे रोशनी डाली, बिकॉज इन चीज़ों पे इतना हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे होते, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। बिल्कुल है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें और हमारी इंडस्ट्री कह लीजिए, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो अगर मेन लोग ही चले जाएंगे, इंडस्ट्रीज जो बाहर जाके काम करेंगे, तो उसका इफेक्ट हम पे आएगा। तो मैं भी उनमें से एक हूँ जो बाहर गया, मगर मैं वापस आया और मैंने अभी तक ज़ाहिर है सिटीजनशिप या पासपोर्ट नहीं लिया, रेजिडेंटशिप थी बाहर की, तो मैं वापस आया और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उस तरह से मेरी तरह के और बहुत से लोग हैं। बट देखिए, अगर हम सैलरी जो तबके हैं, जो पेशा है, जो हमारे 20-25 हज़ार रुपये महीने का जो कमाता है, उसको यहाँ पे बाइक भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा और ही। यहाँ से जब वो बाहर जाता है, कोई भी कंट्री ले लें हम, जैसे ज़्यादा एक्टिव जो हम देखते हैं कनाडा, मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, गल्फ में चले हाँ, जाते हैं, गल्फ तो में वहां चले जाकर जाएं, कनाडा, अमेरिका को देख लें, वहाँ पे उसको ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि उन्हें आसानी से वो गाड़ी भी अफोर्ड कर लेता है और उसके अलावा घर भी ले लेता है। सही। और जो है ऐसे बहुत से मेरे जानने वाले हैं जो है कुछ भी नहीं, चंद सालों में उन्होंने कर लिया। तो ये एक रीज़न होता है जो आदमी बाहर की तरफ देखता है और बाहर जाता है। तो यहाँ चूँकि हम हर चीज़ का हल ये समझते हैं कि जितना भी ज़्यादा है हम सख्ती करें लोगों पे, तो वो जो है ना वो बेहतर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अब टैक्सेस की हम बात करें, इंडस्ट्रीज़ की आपने पहले बात की कि जो टैक्सेस लग रहे हैं उन पे, एक तो टैक्स लग रहा है, फिर टैक्स पे टैक्स लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। बिजली के जो परसेंट बिजली की के बात- बिल के अंदर जो टैक्स है वो तो पढ़े ही नहीं जी, जा वो सकते, तो रीडेबल ही नहीं है जी, कौन जी। कौन से टैक्स तो है वो उसमें। टैक्स उसमें लगे हैं। तो मैं अपने बिल का बताऊं कि मेरे बिजली का बिल अगर 50,000 है तो 50,000 या 60,000 टैक्स है। टैक्स है। तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ, या कोई भी कहाँ खड़ा है? हम्म। आप मुझे बताइए ना, घर का बिल जो है, मेरा अपना बिल 2,32,000 का, मतलब पिछले महीने का आया है। तो मैं सर अपनी आप एसी भी तो सारा 24 नहीं, घंटे मैं चलते होंगे नहीं तो। जी, पूरा दिन आई एम आउट ऑफ माई हाउस। मैं नहीं, आदत फैमिली तो घर पे होती है। नहीं, हम लोग बच्चे बाहर हैं, हम यहाँ होते ही नहीं। अच्छा। यहाँ घर पे हम लोग शाम को जाते हैं। तो ये हाल है। खैर एनीवेज, तो कहने का मतलब है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमारे बंद हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को मिल के एक आपस में समझ लीजिए एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए। और हमें जो है ना लीवरेज देना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, हमें गैस में और दीगर चीज़ों में। और इतने डिपार्टमेंट्स हैं, मैं खैर उंगलियों पे गिन भी नहीं सकते हम, कि वो हर डिपार्टमेंट अपनी डिमांड लेके पहुंच जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। और वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बेचारा, वो मजबूर होकर इतना जब परेशान हो जाता है तो कहता है इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से बाहर ही चला जाऊँ, क्योंकि मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट को चाहिए प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे अपने लॉज पे नज़रसानी करें और मतलब आसानी पैदा करें बिजनेसमैन के लिए और आम पब्लिक के लिए। अच्छा नुमान साहब, जब गवर्नमेंट में होते हैं तब तो हमें ये आसानियां और आवाम नजर नहीं आती। मैं आपके दौर की अगर बात करूं, मुशर्रफ साहब के दौर की बात करूं, हमने सीएनजी जो है ना वो ट्रकों में, बसों में, लोडर गाड़ियों में डाल डाल के इस्तेमाल कर दी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हमारे पास आगे आने वाले हजारों साल की गैसेस मौजूद है। आज हम उसके लिए, तो ये कौन सी माइक्रो मैनेजमेंट थी, मैक्रो मैनेजमेंट थी जो 15 से 20 साल में भी जो है ना वो नहीं चल पाई और आज जो है ना वो मुश्किल हालात में है? देखिए, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी, चाहे आप गैस निकालने की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें, आगे कोई भी यूटिलाइजेशन ऑफ एनी मिनरल की बात करें, तो उसकी साइंटिफिक रिसर्च होती है, टेक्निकल लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो इन्वॉल्व होकर उसका फैसला करते हैं कि इसकी कितनी आगे हमारे पास ये मौजूद है। इसी तरीके से उस ज़माने में जो हमारे पास नंबर्स थे वो थे कि भाई ये बहुत हमारे पास अवेलेबल है और हमें बहुत सालों तक हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी लिए जब पोल्यूशन की बात हुई, और ये भी रोल हमारा था, क्योटो एग्रीमेंट के मुताबिक 10% हमें रिन्यूएबल एनर्जी से हमें काम करना था। ये रिक्वायरमेंट थी, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट थी। और ज़ाहिर है उसमें जो ओजोन लेयर की बात आप करें, जो डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, उसको सामने रखते हुए ये सीएनजी का मामला किया और उस पर जो है क्लीन एनर्जी के लिए कोशिश की। मगर इसमें थोड़ी सी गलती ज़ाहिर है ओवरऑल हमसे हुई, और हमें चाहिए था कि चीज़ों को कंट्रोल करें, जो प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया गया, और उसकी वजह से एबंडेंस में इस्तेमाल हो गई एक चीज़, और वो आज हम उस परेशानी में आ गए। मतलब 15 साल के शॉर्ट बाद ही हम 2006-7, 5-6-7 का देखें और आज 24 में, यानी कि 18-19 साल के बाद हम लोग क्राइसिस। देखिए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो हमारी कैलकुलेशंस और जो हमारे ज़ाहिर टेक्निकल लोग हैं, अब मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे तो ज़ाहिर मैं तो अगर एक पोर्टफोलियो पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे जो चीज़ मेरे टेक्निकल लोग बताएंगे मैं उसको फॉलो करूँगा। इसी तरह गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, सियासतदान हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं।
इस चीज़ को भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। वो तो चलो ख़त्म हो गया, अब जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको भी तो ये बचाया लोग खत्म करेंगे। अच्छा, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी शामिल करता हूँ ना। जी। आसिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। नुमान साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि गैसेस को उस वक्त बहुत सारे जखायर थे और वो बहुत सारी उम्मीदें थी आगे के और भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगी उसकी। इस वक्त आईपीपीज, और आपकी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, आपने कहा कि आईपीपीज जो हैं वो 73% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट के जो जी हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उनके साथ वो भी शायद डॉलर्स में है कोई। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि 73% का प्रॉफिट लेके जा रही है आईपीपीज? जी वो उनके बैलेंस शीट्स में आया हुआ था। फिर उन्होंने वो इस तरीके से कि जैसे अगर आपकी कंजम्पशन 220 ग्राम है या 180 ग्राम है, आपने गवर्नमेंट से कहा कि जी ये 240 ग्राम कंज्यूम होती है, तो वो 1-2 साल नफे में हुआ। फिर गवर्नमेंट ने जो है उनसे कहा कि आपको इतना नफा तो तय नहीं था, तो फिर आपको पता है फिर क्या हुआ है, वो सारा मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट में मौजूद है। तो दूसरा एक चीज और है, जहाँ तक ये गैस का मसला है, गैस का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमने डोमेस्टिक में दी है और डोमेस्टिक में गैस के रेट मिलते नहीं है, लिहाजा एक्सप्लोरेशन बंद हो गई। क्योंकि अब आपकी जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है वो $6, $8, $9, और जो आपकी मेरे ख्याल में ये समंदर की गैस है वो $13 है। आप बताएं कि आज आपको तो सुई से 10 गुना बड़ा जखीरा समंदर में मिल जाए और जो $13 या प्लस से फोर्थ, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 13 से 11 के दरमियान है, तो आप उसका करेंगे क्या? आप गरीब आदमी को $1 में कैसे देंगे हो गया, जबकि उसका और कोई यूज नहीं। दूसरे हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वसाइल वेस्ट हुए, $1.5 बिलियन, हम मुशर्रफ साहब के एरा की बात करें, उसके बाद $1.5 बिलियन एक दौर में, $1.5 बिलियन एक दौर में गांव गांव गैस देने पे खर्च हुए, जो गैस थी नहीं। तो $3 बिलियन में तो हमारा बेअमीर भाषा डैम ही पूरा कंप्लीट हो चुका होता और आज फ्री बिजली आ रही होती। तो हमें ये भी देखना है कि हम डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, उसकी रिटर्न क्या है। तो एक ऐसी गैस जो आज है ही नहीं और हम उसको 4 घंटे 6 घंटे दे रहे हैं, उसके लिए अरबों डॉलर के पाइप डाले गए। तो अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू सी एवरीवेयर, कोई होप नहीं नजर आ रही है। अब आप इसका गैस का भी जो डेट, वो सर्कुलर डेट है, वो 2.7 ट्रिलियन या कितना वो भी पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि गैस कम है और एक्सप्लोर भी नहीं हो रही, और एक्सप्लोर भी हो जाए तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि $6 से $8 की गैस होगी, तो वो आप कैसे $1 में दे सकेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हर तरफ से जो है, जो शॉर्टकट्स थे, वो बैंडेड खुल गई है। तो मट्टी का ढेर है, वो तो रेत की मतलब वो बना हुआ कासल है, लहर आ गई। तो आज सब क्या समझते हैं आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट? गवर्नमेंट को क्या, आप लोगों की जब डिस्कशन होती है आपकी, जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं उनके साथ बैठ के जब कोई बात हुई है, तो आप नहीं समझते आपके जो आप लोग उनको मशवरे देते हैं या आप लोगों के जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार भी है गवर्नमेंट, या सिर्फ अपने सियासी खेल इस वक्त जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं सिर्फ? देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ लाहौर में सेमिनार भी हुआ हमारा एनर्जी का, आईसी मेरे ख्याल में लम्स और ये सब हम लोग साथ थे, एंड ही वाज काइंड इनफ, ही गिव ऑलमोस्ट हाफ डे एंड ही टुक नोट। और बात ये, प्रॉब्लम उन्हें भी पता है, हल इज वेरी डिफिकल्ट, तो चैलेंजिंग है, और उसके अंदर आपको पूरी फोर्स है और पूरा मुल्क साथ होना चाहिए, तब जाके आप ये इतनी जबरदस्त किस्म के जो है वो एक्शन ले सकेंगे। देखिए, जिसने इतना बड़ा मुल्क के साथ पाउंड ऑफ फ्लैश का मुआहदा कर लिया है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो वो पाउंड ऑफ फ्लैश का फिर यही होगा ना कि भाई खून नहीं निकले, अब तुम पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो। तो ऐसे हल ढूंढने पड़ेंगे, और ये पाउंड ऑफ फ्लैश अब मुल्क दे नहीं सकती, उसके बाद बेचारे के बाद हड्डियां ही रह गई, पाउंड ऑफ फ्लैश तो है ही नहीं। अच्छा, तो आसफ, अभी जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं चीजों को, आप क्या समझते हैं घर के बर्तन बेच के गवर्नमेंट कितना अरसा चल सकती है? घर के बर्तन बेचने के बाद कितने दिन चला सकते हैं घर को? जी, एक तो वो ये तो एक अपनी जगह है, दूसरे आप प्राइवेटाइज करेंगे और वो प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो वो कल प्रॉफिट ले जाएंगे, तो 3 साल के प्रॉफिट पे 12 सेट असाइड प्राइवेटाइजेशन का जो टोटल लॉस है वो प्लस माइनस अगर आप करें 200-300 बिलियन है। ये आईपीपी तो ये अगले साल 2800 बिलियन होगा, 2.8 ट्रिलियन सॉरी। तो पहले तो सबसे पहले तो ट्रिलियन वाली चीज ठीक करें ना। तो अच्छा, उससे अब आप देखें कि आज से 10 साल पहले मेरी किसी इंडियन से बात हो रही थी, वो टरबाइन बनाता था। उसे कहा कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी से उस जमाने में 8,000 इंडियन रुपए यानी 2.5 लाख रुपए जो इंजीनियर नॉर्मल ग्रेड में फारिग हो उसकी तनख्वाह होती थी, और वो यूनिवर्सिटी से बुक होता था, क्योंकि वहाँ एनर्जी कम है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, वो उनका इंजीनियर की इतनी डिमांड है, तो बाहर भी क्या जाता है, बाहर वो सिर्फ जाते हैं थोड़े अरसे तजर्बा, एक्सपोजर और टेक्नोलॉजी सीखने, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सेम वहाँ बैंकिंग में सेम है। दुनिया के कितने बड़े बैंक हैं जिनके आप बैक ऑफिस से सारे इंडिया में, बेंगलोर में आप जाके, मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं,
कि वो मैसिव किस्म के कॉम्प्लेक्स हैं, 30-30 हज़ार आदमी सिर्फ एक बैंक ने एम्प्लॉय किए हुए हैं, वेरी हाई सैलरी एज देयर बैकअप ऑफिस, और जो उन्होंने वहाँ पे ऐसे काम है जो रिमोट हो सकते हैं वो सारे वहाँ आउटसोर्स हैं। तो ये तो चीज़ वही है ना, थोड़ी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हुई है। हमारे पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है, जिसको मैं कहता हूँ कि कोई $2000 पे भी ऑप्शन मिलता है कोई, तो वो भी पाकिस्तान को 92% रिसेंटली सर्वे में 92% पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान सेटल होना चाहते हैं। ये तो हम भाई देखना चाहिए ना कि ये क्यों इस तरीके से हो। तो मुझे तो ये लगता है 92% के बाद वो जो 6% बचते हैं नुमान साहब, वो जो 6% बचता होगा वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन जो मतलब अप्रोच में नहीं आए उस सर्वे के। तो मतलब 92% तो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने ब्रेन ड्रेन की बात की थी, तो हर पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता। तो ये फिर सियासतदान किसके लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ेंगे जब उनके पास कोई अवाम ही नहीं बचेगी? नहीं, देखिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब तक आप फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं होंगी और आप जो है ना लोगों के साथ इस तरह का माहौल नहीं बनाएंगे, हर आदमी अगर नाराज़ हो जाएगा तो वो तो फिर चला ही जाएगा ना। मतलब वो ज़ाहिर है उसको जिसको मौका मिलेगा वो चला जाएगा। ये मौका नहीं मिल रहा कि वो जा नहीं रहे। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी मतलब इस तरह की नहीं है कि वो बाहर जाकर कहीं सेटल हो सके। तो हाँ। पाकिस्तान के अंदर अब एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली। पॉलिसी क्या निकाली कि उन्होंने जो टैक्स के अंदर वो किया कि वजीर टैक्स साहब ने, मैं वजीर फाइनेंस मिनिस्टर तो कम कहता हूँ, वजीर टैक्स है कि टैक्स ही लगा रहे हूँ, 6 लाख तक जो है ना वो फ्री होगा, टैक्स फ्री है इनकम आपकी। उसके ऊपर जो तनख्वाहदार तबका है, स्पेशली आप देखें डेली बेसिस पे रोडों पे आपको मिलते हैं, डेली एहतजाज कर रहा है तनख्वाहदार तबका। तो अगर इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये भी चले जाएंगे, तो फिर ये कौन चलाएगा सारा सेटअप? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि बाहर जाने के बाद फिर पता चलता है जब वो स्टक होते हैं कि वापस भी नहीं फिर आ सकते ना। अगर वहाँ उनका टफ उनको टाइम मिला तो जो आदमी यहाँ से तंग है फिर वहाँ से भी तंग हो सकता है, मगर वो बेचारा लेकिन स्टक वहां पर उसको सेहत की सहूलियात, वहां पर बाकी की चीजें तो उसको कम से कम इस काबिल मिल रही होंगी। हाँ वो मिल रही हैं, मगर ये है कि उसके लिए भी जाहिर सी बात है उसको मेहनत और वहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मैं ज़रा आवाम के हवाले से बात करूँगा कि हम लोग ज़रा इजी गोइंग हैं। जो देखिए काम करने के आवर्स हैं, आप देखिए दुनिया में सबसे कम आवर्स पाकिस्तानी काम करते हैं। कोई भी आप ले लें, रमज़ान ले लें, नमाज का टाइम ले लें, लंच का टाइम ले लें, कुछ भी ले लें, तो आवर्स हम लोग तो 8 घंटे या 6 घंटे भी काम नहीं करते। ये हमारी अपनी भी गलती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ सब लोगों के। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। हम बाहर जाके तो 8 घंटे क्या 20 घंटे भी काम करते हैं, यहाँ हम नहीं करते। और इसके बाद फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमें जो है ना लोगों के साथ मिलके उनसे पूछना होगा, बात करनी होगी कि भाई व्हाट आर द रीजंस, और उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को साथ लेके चलना होगा। 6-8 उनके दोस्त या उनके फ्रेंड्स नहीं, जो उनके फेवरेट्स नहीं, मेरिट के ऊपर बिजनेसमैन को लें, जो नेगेटिव बातें भी उन तक पहुंचाएं, पॉजिटिव भी पहुंचाएं, और इसी तरह से आम पब्लिक को हम साथ लेके नहीं, ऊपर चलें। तो सब अच्छा है कि गर्दान जाती है ना, इस वजह से उनको तो नजर ही नहीं आता कि नीचे कुछ जो है ना लोग परेशान भी है। नहीं तो यहाँ नीचे आप देखें ना जो हालत पाकिस्तान की होगी, एयरलाइन हमने सिखाया था जिनको, वो कहाँ पहुँच गए। स्पोर्ट्स में आप देखें कि अमेरिका आ गया, क्रिकेट में कहाँ आ गया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें तो आपके सामने ही है कि जो है ना हम डिटोरिएट ही कर रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए मैं बार बार यही कहूँगा कि इसमें आवाम को ऑन बोर्ड लें, फ्रेंडली पॉलिसीज़ बने, और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप मेहरबानी करके, आप जो टैक्स लगाते हैं फिर आप बिजनेसमैन के पीछे पड़ जाते हैं, उसको नोटिस जाते हैं उसके पीछे, फिर इस तरह के इलेक्ट्रिक वाला जाता है, वो ये नहीं देखता, वो कहता है जी इतने पैसे भरें। अब जो के इलेक्ट्रिक पे जो काम कर रहा है या कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के वाले कोई भी डिपार्टमेंट हो मुल्क का, उधर अगर इतने ज़्यादा बिल्स आप देखें, एक आदमी की सैलरी 20,000 है, वो 25,000 का बिल कहाँ से देगा? वो बेचारा तो अपने घर का चूल्हा अफोर्ड कोई फेवर, आप फेवर ही नहीं करते ना। मतलब कोई, मैं यहाँ से अगर कनाडा का मेरा फ़ोन की मुझे इंस्टॉलमेंट करानी है मैं करा सकता हूँ, मगर पाकिस्तान में मैं अपने लैंडलाइन की, अपने फ़ोन की इंस्टॉलमेंट नहीं करा सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या मेरे जैसे और लोग कि बाहर यहाँ से बैठे बैठे मैंने, तो ईजी आप आसानी पैदा करेंगे तो होगा ना। अच्छा नुमान साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। आसिफ साहब, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त महंगी बिजली का जो हल है, वो तदारुक जो है वो कैसे हो सकता है। आईपीपीज के जो एग्रीमेंट्स हैं ये कैंसिल होने चाहिए, कैसे कैंसिल होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह के कड़वे मैयत खुद लेने पड़ेंगे, जो इनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं जिन शराइत के ऊपर, उनको रिव्यू होना चाहिए। जो इतनी बिजली महंगी हम खरीदने की बात करते हैं, 42 से 43 हजार मेगावाट की हम पेमेंट कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और हमारे पास इस वक्त डिस्कोज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात की जाती है, वो मैक्सिमम 22 से 23 हजार मेगावाट की है। तो ये जो जितनी बिजली हम यूज भी नहीं कर पाते उसके भी पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तमाम चीजें महंगी होती चली जा रही हैं और हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पा रहे। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे, यहीं से स्टार्ट लेंगे।
स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने अपने दोनों जो ब्रेक्स थे उसमें हमने डिस्कशन करने की कोशिश की, महंगी बिजली महंगी बिजली महंगी बिजली, हर बंदा इस वक्त महंगी बिजली को रो रहा है। लेकिन जो हमारे जो करता धरता हैं, जो हुक्मरान हैं, वो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, और जब वो हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं तो उनको वो तमाम दुख तकलीफ़ें भूल जाती हैं। इस वक्त मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करूंगा। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस जो IPPs का मसला है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब असम्बली के अंदर भी पहले उन्होंने सूद के ऊपर भी बहुत अच्छी बातें की, तो क्या ये बातें सिर्फ करने के लिए हैं या इसका कोई इम्प्लीमेंट भी होगा? एग्जीक्यूशन कैसे होगी? कौन सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आवाम जानना चाहती है, लेकिन इसका जवाब कहीं से मिल नहीं पा रहा। सियासी मैदानों की बात करें तो इतने गर्म दिखाई देते हैं कि कभी किसी को कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो दूसरी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। फिच की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के ऊपर एक नया तहलका मच गया, एक नई बहस छिड़ गई असम्बली के अंदर और इधर उधर। और जिस तरह से मिनिस्टर्स हजरात जो है ना वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी नहीं, हमारी हुकूमत टाइम पूरा करेगी। भाई, आपकी हुकूमत को टाइम पूरा नहीं, अगले 50 साल भी मिलने चाहिए, लेकिन कारकर्दगी क्या है? किस बेस के ऊपर आप अपने आप को जो है ना वो कहते हैं कि हम काम करेंगे, दिखाएंगे? देखिए, काम करने में और काम होने में बड़ा फ़र्क है। जब तक आप पाकिस्तान की आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। देखना यह है कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से अपने हक़ के लिए बाहर निकलती है, और अगर वो निकलती है तो उसका कोई सुनवाई भी होती है या दोबारा वो भी सारी फाइलें और वो जो एग्रीमेंट्स और वो सारी बातें किसी भी धरने, किसी भी इज्तिमा के साथ होती हैं और वो फिर बैठ जाते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन की, और पाकिस्तान में IPPs का जो मसला बेसिकली वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान। अगर इतनी महंगी बिजली हम नहीं ख़रीदेंगे तो शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद हो जाए। मेरे साथ स्टूडियो में नुमान सहगल साहब जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंटल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी के। नुमान साहब, जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की, आप FPCCI को भी रिप्रेजेंट करते हैं। गरीब आवाम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से परेशान, टैक्सेस दिए चले जा रहे हैं। टैक्सेस देने के बाद ना उनको पानी मिलता है, ना उनको सेहत की सहूलियात मिलती हैं, ना उनको तालीम मिलती है, कोई भी चीज़ उनको उस तरह से सिक्योरिटी उस तरह से नहीं मिलती। गार्ड अपने रखने, इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, तालीम के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना है, तो फिर टैक्सेस किस बात के? एक आम आदमी, मेरे जैसा आम आदमी सोचता है कि फिर टैक्स किस चीज़ के दें गवर्नमेंट को? आपकी सही, आपने पिन पॉइंट किया चीज़ को। देखिए, आवाम जो है वो परेशान तो है, मगर इसमें मैं साथ ऐड करता जाऊँ कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं आवाम को, मतलब उस पैमाने पे, उस लेवल पे नहीं मिलती जैसे बाहर मिलती हैं। मगर यहाँ भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं ख़ुद हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो उसमें ये है कि ये उसको मैनेज करने का तरीका बेहतर होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने हालात देखे ना, बंदा जाता है, पर्ची कटाता है, लाइन में लगा हुआ बेचारा, वो या तो लोड ज़्यादा इस वजह से उस तरह से वो हैंडल नहीं हो पाते, या फिर जो है ना वो देखिए पॉलिसी सारी और प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जैसे कि बाहर अगर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, कोई भी कंट्री ले लें, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारे यहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो गरीब आदमी बेचारा परेशान होता है, उसको फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह आप IPPs की बात करें तो एक ज़माना था जब PTCL जैसे हमारा जो रेगुलर फ़ोन लाइन थे, एक मुसीबत होती थी कि डिमांड नोट आपका और आपका जो है ना फ़ोन लगाने का अजाब होता था। आप देखें प्राइवेट सेक्टर के पास जब गई ये चीज़, तो आज गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी फ़ोन अफोर्ड कर सकता है। और इसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चीज़ें आ रही हैं, महंगी तो हो रही हैं मगर वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसी तरीके से अगर ये बिजली के हवाले से गवर्नमेंट जो है बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले और उनको की चीज़ें सामने रखे और पॉलिसीज़ में उनको इन्वॉल्व करे, और जो है ना उसकी ऐसी पॉलिसी बने जिस पे चीज़ें बेहतर हो, उनको मौका दे कि भाई अब चलो हमसे नहीं हो रहा, हम तो चलो फेल हो गए हैं या जो भी है, आप आइए और आप इसमें करें, तो ये मौका भी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, पब्लिक पार्टनर जो प्राइवेट पार्टनरशिप की आपने बात की, बहुत सारी चीज़ों में आप जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिन एयरलाइन की बात की जाती है कि PIA ने पूरी दुनिया में मैक्सिमम एयरलाइंस को PIA ने सहारा दिया, सिखाया, और आज वो एयरलाइंस एक मकाम रखती हैं, नंबर 1 नंबर 2।
पीआईए कहीं स्टैंड नहीं करता, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, लेकिन ये इदारे आज बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो गए। तो इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं? क्यों ओवर हायरिंग है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ का कोई मसला है, क्या है क्या इनका? देखिए, आपको मैं समझता हूँ इस मामले में मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा, मगर जहाँ तक मैंने देखा अपनी लाइफ में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें देखिए एक तो पॉलिसी मेकिंग शुरू से हम जो है ना डाउन नीचे की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि उसमें बहुत एक्सेसिव, मतलब प्रोटोकॉल्स, बेनिफिट्स, चीज़ें इतनी ज़्यादा उसमें कर ली हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर हमारी वो लाइफस्टाइल जो है ब्यूरोक्रेट्स का, हमारा अपना, मेरा भी, अगर हम उसको एक नॉर्मल उसमें ले आएँ, जैसे कि बाहर के ममालिक में जो उनके वज़ीर हैं, जो उनके लोग हैं, एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं ना, बसों में भी जाते हैं और नॉर्मल गाड़ी, हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकते, सोच नहीं जाते हैं लोग, ऐसे गए हैं, ऐसे गुजरा है पिछले दौर में, ऐसी चीज़ें हुई और अभी भी कुछ लोग हैं, ऐसी बात मैं बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल नॉमिनल होंगे ना होने के बराबर। हाँ। तो ये तो बेसिक चीज़ है। उसके बाद फिर देखिए, भाई चीज़ ख़राब हो गई, आपने लैपटॉप ख़रीदा, जब वो ख़राब हो गया तो आप गए बेचने, जब बेचने जाएंगे तो ये तो कबाड़िया लेगा या फिर वो इस प्राइस पे बिकेगा जिस पे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो अब जब एयरलाइन फेल हो गई, ख़त्म कर दिया हमने उसको, उसके बाद हम जा रहे हैं बेचने, तो ये पहले तो आप उसको ठीक करें ना, मतलब इस काबिल तो करें कि वो चले। अब ठीक भी नहीं हो सकता, नहीं, इस काबिल अगर कर दी तो फिर तो चल जाएगी। देखिए मसला ये है, हर चीज़ पॉसिबल है। जब यहाँ पे देखें, आज 2003 में 4 में मेरे पास जो नंबर्स आए थे, मोबाइल 8 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में यूज़, आज उससे मेरे ख्याल है 10 टाइम्स होंगे और भी ज़्यादा होंगे। नहीं, अब तो मेरे ख्याल में कोई 16-17 करोड़ और ज़्यादा, मेरा ख्याल है कोई 20 करोड़ से ऊपर। मगर आप देखिए वो आज वो हुआ ना, जब आप करने पे आए, इतना और बेशुमार चीज़ें आप देखें जो हो रही हैं। जब आप करने पे आएंगे, आपके चैनल्स ले लीजिए कि चैनल, एक पीटीवी चैनल होता था, आज कितने चैनल हैं और कामयाबी से चल रहे हैं। बिल्कुल तो इसी तरीके से अगर इस चीज़ को देखें फ्रेंडली, मैं फिर उसी तरफ आऊँगा, पॉलिसी बना के, और ये जो चीज़ें हमारी तबाह हो रही हैं उसका रीज़न यही है कि ओवर बहुत ज़्यादा उसको जो है ना, समझ लीजिए कि उस पर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया कि वो उठा ही नहीं सकता। अगर आप इस टेबल के ऊपर इतना बोझ डाल देंगे तो टेबल टूट जाएगा। बिल्कुल तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ, तो मतलब आप ये समझते हैं कि इन इदारों के ऊपर ओवर बर्डन इदारे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो अभी भी है और हर इदारे के ऊपर है, और बहुत सारे इदारे ख़त्म होने वाले हैं या तबाह होने वाले हैं। अगर आप उसको अभी भी रेस्क्यू नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि वो इसी तरह की कंडीशन में चले जाएंगे। और पीआईए का यही है कि भाई एक कंट्री ने आपका जहाज़ ही आना अलाउ नहीं किया, आपका, उन्होंने कहा जी ये अप टू द मार्क नहीं है, तो आपने अप टू द मार्क जो जहाज, मतलब उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता कि जो वहाँ लैंड करे। आप देखिए ना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता नहीं, जहाँ मर्जी ये रोड खोद देते हैं, जहाँ मर्जी ये बिल्डिंग बना देते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाते। इसी तरीके से जो वहाँ पे जब जहाज़ आपका जितना पुराना हो जाता है उसको आप यूटिलाइज जो है उसको करते ही रहते हैं, आप कहते हैं अल्लाह ना करे जब तक गिरेगा नहीं चलने दो। ये चीज़ें, ये पॉलिसीज़ जो है ना, ये इसके ऊपर पूरी दुनिया में लॉज हैं, उनको फॉलो करते हैं हम। लॉज हमारे यहाँ भी हैं मगर हम फॉलो नहीं करते। ये हमारे पाकिस्तान में तो रिफर्बिश्ड चीज़ें आती हैं और उनको हम लेके आसानी से मज़े से चलाते हैं। लेकिन देखें ना, रिफर्बिश्ड पाकिस्तान स्टील मिल का प्लांट भी रिफर्बिश्ड था, जो फ्रांस से लेके आया था रशिया से, लेकिन उसको हमने चलाया। रशिया आज भी उसी प्लांट को चलाने के लिए वो है। नहीं, मसला ये, चलने को तो हर चीज़ चल सकती है, चलने को तो सब कुछ चल सकता है, मगर देखिए हर चीज़ के एक नॉर्म्स, एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी मेंटेनेंस और वो चीज़ें यहाँ से भी तो निकलना है ना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो बाहर बिकेगा ही नहीं, उसका आप फॉलो ही नहीं कर रहे स्टैंडर्ड को, तो पाकिस्तान के अंदर ही आप चल सकते हैं। फिर इसी तरह एयरलाइन तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका स्टील मिल का जो आप बात कर रहे हैं वो पड़ी हुई है, पता नहीं कब से, बचपन से मैं सुन रहा हूँ कि हाँ, तो वो तो बिल्कुल भी, जो नुमान साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आसिफ इनाम साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की पाकिस्तान के बेसिक मसाइल क्या हैं, महंगाई ज़्यादा होने के, और पाकिस्तान को इस वक्त जो क्राइसिस का सामना है उसमें महंगी बिजली, पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है, कमर जो है, उसको तोड़े चली जा रही है। जब तक हम इन IPP से नहीं निकलेंगे, इनके जितने भी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट के साथ हुए हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं, किसी एक के ऊपर ये मलबा नहीं हम डाल सकते, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। 92 से लेकर 2018-2022 तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो इसमें तमाम की तमाम शामिल रही हैं और तमाम ने एग्रीमेंट किए। और ये जो महंगे तरीन एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ हुए हुए हैं, 42 से 43 हज़ार मेगावाट के इस वक्त पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुए हैं IPPs के, और हमारे पास डिस्कोज, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 22 से 23 हज़ार से ज़्यादा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की सलाहियत
नहीं है, लेकिन हम पैसा वही दिए चले जा रहे हैं जिसका डॉलर्स के अंदर हम रिटर्न दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त इसी वजह से सबसे ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। अगर हमको 2 पैसे कमाते भी हैं तो वो यकीनन इस वक्त हमने IMF के सामने घुटने टेके हुए हैं। जो वहाँ से लोन लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट की मद में पैसा वापस करते हैं वो बहुत ज़्यादा, और कैपेसिटी पेमेंट की जो बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमें देखना ये होगा गवर्नमेंट्स को, स्पेशली हम तो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से जो अरबाब इख्तियार हैं उनके सामने ये फरियाद एक आम शहरी की तरफ से रखी जा सकती है कि खुदारा 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 इस अवाम का भी कुछ सोचें और अवाम के बारे में भी सोचें कि जो आपको टैक्स देती हैं, जिनके ऊपर आप टैक्स तो आए दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसका अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसी मईशत है जिसको शेर के पंजू ने भी नुकसान पहुँचाया, जिसके सीने में तीर भी चुभे हुए हैं, जिसकी गर्दन जो है वो पतंग के मांझे से भी कटी हुई है, और अगर मैं इसका कहूँ तो बहुत बुरा हाल है। क्रिकेट के बल्ले ने भी इसका मार मार के इस मईशत का सर फाड़ा हुआ है। अगर आप लोग इस तरह की मईशत को लेके चलेंगे तो यकीनन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपको सोचना होगा, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि 62,20,000 से ज़ायद लोग इस पाकिस्तान से दय्यारे गैर में जाके बस चुके हैं पिछले 9 सालों में। तो क्या 1947 में हमारे आबाओ अजदाद के वो फैसले गलत थे जब लाखों जानों की कुर्बानी दे के ये खित्ता हासिल किया गया? तो ज़रा सोचिएगा और पूरा सोचिएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को आज के एपिसोड से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।